छाबड़ा जी से ने एक शब्द नया बोला था, मैंने नोट भी किया था कि अप्रैल के माथे पे लिख दो, अप्रैल के माथे पे लिख दो कि मैं मार्च से बड़ा हूं। और एक बहुत बड़े लीडर ने बोली ये बात, तो बड़ी सोच समझ के बोली होगी कि अप्रैल के माथे पे लिख दो कि मैं मार्च से बड़ा हूं। और सच में ही मार्च के बाद अप्रैल आता है तो अप्रैल सच में ही बड़ा ही है, लेकिन ये अपने को साबित करना पड़ेगा। अभी तक अपना बिजनेस मार्च से कम है। अगले 12 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पल इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये मीटिंग रखी गई है। कुछ जरूरी टॉपिक है इसमें। सबसे पहला टॉपिक, कोरोना अपने परवान पे है, स्पीड में है, जोश में है, तो सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। और इसके लिए जो पिछले 5-7 दिन में जितनी ट्रेनिंग हुई है, जितना मैं समझ पाया हूं, सिंपल, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, जितना मैंने समझा है मैं उतनी चीजें बता रहा हूं। आपको हर हाल में S5 लेना ही चाहिए। अगर कोई जरा सा भी सिम्टम आप में नजर आता है तो S5 आपको दिन में 2 लेना चाहिए, वरना S5 1 लेना चाहिए। इसके साथ में न्यूट्रीचार्ज मैन या वुमेन, आप जो भी हो, वो आपको लेना ही चाहिए। गामा और इजनोल आपको लेना ही चाहिए दिन में 2। इसके साथ साथ में अपने पास तुलसी है, वो आप जब भी पानी पियो तो पानी में 1-2 बूंद मिला के पियो। और इसके पास आपके एलोवेरा गलोज जो जूस है उसको आपको पीना चाहिए। ये इतने प्रोडक्ट अपने पास पहले से है जिनको अपने को यूज करना ही चाहिए। प्लस प्रोटीन हर हाल में, ये पिछले 5-4 दिनों की ट्रेनिंग में ये अपने सीखा ही है। एक, अगर कोई आपको इस प्रकार का कोई लग रहा है तो घर में पहले से आप विटामिन सी की जो टेबलेट आती है, लिमसी वगैरह, वो आपको दिन में 2-4 चूसनी चाहिए। एक दवाई आती है, सिर्फ आती है जिंकोविट, वो आपको बच्चों को पिलाने के लिए घर पे रखनी चाहिए। और अगर आपके इर्द गिर्द ज्यादा है तो घर में मेडिकल पे एक ऑक्सीमीटर मिल रहा है, शायद 500-700 रुपए का है, तो उसमें ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहें। और ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए एक होम्योपैथी की भी दवाई आ रही है। कल मैं एक वीडियो सुन रहा था कि आप एक पोटली बना लीजिए, उसमें कपूर और इलायची लौंग ऐसा कुछ था, उससे सूंघते रहें तो उससे भी ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। यानी कुल मिला के कोरोना का आप हर हाल में ख्याल रखें और अपने परिवार का भी रखें। कल मैंने एक डॉक्टर का भी सुना था, उसमें भी ये चीज बताई गई थी कि हम गलती क्या करते हैं। अभी टाइम ये है कि 24/7, 24/7 ये बताया गया था कि आपको घर पे भी हो सके तो मास्क लगा के रखना चाहिए। क्योंकि हम गलती क्या करते हैं, बाहर से मास्क लगा के जाते हैं, ऑफिस में जाके मास्क उतार देते हैं कि ये तो अपने लोग हैं, घर में जाके उतार देते हैं, ऐसा कुछ। वो तो ये बता रहे थे, अमेरिका का एक डॉक्टर बोलता था 24/7, यानी आपको मास्क लगा के रखना चाहिए। ये वो सब चीजें हैं जिसका अपने को ख्याल रखना चाहिए। पर ये चीजें तो हो सकता है आप मेरे से ज्यादा बढ़िया जानते हो। ओके, आगे अपने बात जिस टॉपिक पे करने आए हैं, हर हाल में अपने को अप्रैल में कुछ बड़ा करना है। अप्रैल के टारगेट अपने बीच में आ चुके हैं। सबसे पहले इस मीटिंग का उद्देश्य बताऊं मैं क्यों रखी है मीटिंग। अभी अपने व्हाट्सएप पे बहुत से ग्रुप बने हुए हैं, मैं देख रहा हूं कई लीडरशिप अचीवर ने 2-2 ग्रुप बना रखे हैं। कईयों का बिजनेस है 10,000 का, लेकिन उन्होंने ग्रुप 10 बना रखे हैं। मतलब तो आप ये व्हाट्सएप पे ग्रुप की संख्या थोड़ी कम करें। और व्हाट्सएप का ग्रुप, जब भी कुछ दिन अपलाइन के ग्रुप में रहो ना, सीखो ना वहां से। मतलब अगर आपकी अपलाइन ठीक तरीके से आपकी सारी चीजें हेल्प कर रही है, एक्टिव है, इफेक्टिव है, ग्रोइंग है, तो क्या जरूरत है अलग से ग्रुप बनाने का। मतलब मैंने तो महावीर सर की गाइडलाइन में लगातार 15 साल काम किया है सर। बल्कि जब भी उनकी एकेडमी होती थी, संख्या तो मेरी रहती थी, मैनेजमेंट मेरा रहता था, खर्चा पानी भी ज्यादा मेरा रहता था, मैं तो कर सकता था ना सर। तो अपलाइन के गाइडलाइन में रहो ना, मतलब जहां से जो कुछ सीख पाओगे आप सर। तो जो भी आपके व्हाट्सएप पे ग्रुप है उनकी संख्या कम करनी चाहिए। दूसरा, उसमें कोई क्रॉस का नहीं हो, आपको जरूर देखना चाहिए। और बहुत बड़ी अपलाइन भी नहीं हो। कई बार ग्रुप हम बना रहे हैं, उसमें महावीर सर को शामिल कर लिया, राजा राम जी को शामिल कर लिया, बीसी जी को शामिल कर लिया, मुकेश जी कोठारी सर को शामिल कर लिया, तो इतने बड़े अपलाइनों को शामिल करने की उसमें जरूरत नहीं है ना। जहां तक आपका काम चल जाए वहीं तक करो ना। मतलब तो एक तो ग्रुप की साइज, आपको संख्या कम करनी चाहिए। आपके ग्रुप को चेक करना चाहिए। मेरे पास रजत सर का भी फोन आया, रणजीत सर का भी आया कि सर हमारी जब मीटिंग होती है उसमें बहुत से क्रॉस लोग बैठे रहते हैं। तो गलती क्या होती है, बिजनेस का एक सीधा सा नियम है साहब, बिजनेस नाम ही उसका है। बिजनेस में कुछ ऐसी चीजें आपके पास होनी चाहिए जो दुनिया में अन्य के पास नहीं हो। अगर आपको लोगों से आगे निकलना है, अगर आपको लोगों से आगे निकलना है तो कुछ ऐसी प्लानिंग,
आपके पास होनी चाहिए, जो दुनिया में किसी के पास नहीं, अन्य ग्रुपों के पास नहीं है। गलती क्या होती है, हम कोई भी मीटिंग करते हैं, कोई भी प्लानिंग करते हैं, कोई भी टारगेट बनाते हैं, अगर उसमें अदर टीमें भी शामिल है तो सेम टारगेट अदर टीमों के बन जाते हैं। ये आपने मार्च में देखा कि मार्च में बहुत से लोगों के टारगेट अपने जैसे ही थे, और मैं तो देख पा रहा हूं अप्रैल में भी सेम टारगेट अपने वाले ही है कई टीमों के, यानी कहीं ना कहीं से अपनी प्लानिंग लीक हो रही है। तो एक तो आपके व्हाट्सएप के ग्रुप चेक करें, उसमें कोई अदर ग्रुप का प्राणी है तो उसको निकालने का कष्ट करें। बहुत बड़ी अपलाइन है तो भी उनसे माफी मांग के बाहर हो जाइए। ग्रुप की संख्या आपको कम करनी चाहिए और कुछ दिन अपलाइन के ग्रुप में आपको रहना चाहिए। मुझे तो लगता है 8% रॉयल्टी से नीचे आपको पर्सनल ग्रुप बनाने की जरूरत ही नहीं है ना। 8% रॉयल्टी से नीचे मुझे नहीं लगता कि आपको पर्सनल ग्रुप बनाने की जरूरत है। फिर भी अगर आप रॉयल्टी से भी नीचे हो तो बिल्कुल ही ग्रुप नहीं बनाना चाहिए, आप बिल्कुल बनाना ही नहीं चाहिए। आप अपनी अपलाइन के ग्रुप में शामिल होइए ना। अगर आपका कोई ऐसा साथी है जिसको ग्रुप में शामिल करना है तो अपलाइन को नंबर दीजिए ना, ताकि अपलाइन का फोकस उस पर आए। अगर आपकी टीम में ज्वाइन हुआ है कोई, आपको लगता है इसको ग्रुप में शामिल करना है, तो पहले उससे बातचीत करिए जिसको शामिल करना है, क्योंकि ग्रुप में घुसाना आसान होता है, उसको निकालते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो जब भी किसी को ग्रुप से निकालें तो उसको कारण बताएं, उसको बताएं कि मैं ये ग्रुप खत्म कर रहा हूं, ये वो सब माफी मांगे जो भी है। तो ग्रुप में घुसाते टाइम सोचना चाहिए 2 बार कि इसको ग्रुप में घुसाना है नहीं घुसाना है। घुसाने के बाद निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप ज्यादा ग्रुप नहीं बनाएं, ग्रुप की संख्या कम करें और कुछ दिन अपने अपलाइन की ग्रुप में रहिए ना, वहां से सीखिए साहब। ओके, पहला एक टॉपिक। दूसरा टॉपिक साहब, दूसरा टॉपिक, अभी जितने भी आप साथी हो, लीडरशिप, रॉयल्टी, टेक्निकल, इस टीम का आईना हो आप। मतलब लोग आपको कंपनी मानते हैं, जैसे पिकअप सेंटर को लोग कंपनी मानते हैं, इसी प्रकार लीडरशिप, रॉयल्टी, टेक्निकल को भी लोग कंपनी मानते हैं। तो आपको अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए कि आपकी जिम्मेदारियां क्या क्या है, वो आपको समझनी चाहिए। अगर आप डेली एक्शन नहीं करते हो, अगर आप ड्रेस में नहीं रहते हो, अगर आप 100% प्रोडक्ट यूज नहीं करते हो, अगर आप प्रोडक्ट बेचते नहीं हो, अगर आपको स्टेज पे बोलना नहीं आता है, अगर आपको होम मीटिंग लेना नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कारण है आपके टीम के पीछे रहने का। बड़ी ट्रेनिंगों में एक चीज बताते हैं कि गति में ही प्रगति है, गति में ही प्रगति है। वो कब होगा? जब आप सारी चीजें सीखोगे। यानी अपनी टीम के और आरसीएम का आईना आप और हम सब लोग हैं। लोग हमें देखते हैं, लोग हमसे डुप्लीकेट होते हैं, लोग हमसे सीखते हैं। हम जैसा करेंगे वैसे ही हमारी टीम करेगी। एग्जाम्पल, कोई लीडरशिप अचीवर है, मान लो उसका नाम है, कोई भी मान लो, 1 मिनट के लिए, सेठू सिंह रावत, कोई लीडरशिप अचीवर है, और उनके ऊपर में रॉयल्टी अचीवर है, मान लो कालूराम जी गुज्जर, और उनके ऊपर टेक्निकल अचीवर है घनश्याम जी कीर्ति मैडम, एग्जाम्पल है, और उनके ऊपर और बड़े लेवल के लीडर है सत्यनारायण जी सुतार। तो सबसे पहले जो सेठू जी की टीम होगी वो सेठू जी का डुप्लीकेट करेगी, सेठू जी की नकल करेगी। जरूरी नहीं है कि सेठू जी की पूरी टीम कालूराम जी तक पहुंचे या कालूराम जी को जानते भी, वो पहले सेठू जी की नकल करेंगे, और सेठू जी से कोई ऊपर निकला तो वो कालू जी की नकल करेंगे, और कालू जी से ऊपर निकला तो वो कीर्ति घनश्याम मैडम, जो भी कीर्ति घनश्याम जी, उनकी नकल करेगा, और अगर उनसे ऊपर को निकला तो वो सत्यनारायण जी की नकल करेगा। सबसे पहले नकल सेठू जी की करेंगे। तो जो आपका सेठू जी पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी ड्रेस, आपकी डेली का एक्शन, आपके घर में 100% प्रोड्यूस होना, आपके घर पे होम मीटिंग होना, आपका टारगेट लिखित में ग्रुप में डालना, आपका टारगेट पे काम करना, आपका डायमंड क्लब होना, आपका स्टार डायमंड क्लब होना, आपके ज्वाइनिंगों की संख्या रोज जैसे कर रहे हो ग्रुप में आना, आपका लोगों से बातचीत करने का तरीका, ये चीज आपकी टीम डुप्लीकेट करेगी, आपसे सीखेगी डायरेक्ट। ये नहीं है आपकी टीम का अपलाइन तो मैं भी हूं, लेकिन मेरे से डुप्लीकेट नहीं होगी वो। क्यों? क्योंकि मेरे को वो बड़ा मान लेते हैं या अमीर मान लेते हैं या बड़ा लेवल मान लेते हैं, और मैं उनसे मिलता भी कम हूं, और मेरी ऐसी छोटी छोटी बारीक चीजें वो देख भी नहीं पाते हैं। लेकिन सेठू जी अपनी टीम से रोज मिलते हैं। तो आपने अगर बनियान भी और कंपनी की पहन रखी है तो ये आपकी टीम को पता चल जाता है। आप अगर पुड़िया भी खाते हो तो वो आपकी टीम को पता चल जाता है। आप अगर
पिकअप सेंटर पे जाके गप्पे हाँकते हो, डाउनलाइन के घर पे जाके बैठे रहते हो, तो ये आपकी टीम को डायरेक्ट इफेक्ट करता है साहब। यस, तो सबसे ज्यादा डुप्लीकेशन होता है वो जस्ट अपलाइन का होता है, और यहां पे सबसे छोटे लेवल पे बैठा है लीडरशिप, या 3%, 4.5%, 6% या 8% रॉयल्टी अचीवर। तो आप लोगों का जो पार्ट है इस ग्रुप में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं मान लो रणजीत सारण जी की बात करूं, अब रणजीत सारण जी मुरादाबाद जाते हैं महीने में एक बार, मान लो, क्योंकि उनसे उनकी ग्रुप की दूरी 500 किलोमीटर है, वो तो महीने में एक बार जा पाते हैं। अब एक बार जाते हैं तो वो वहां पे 1 या 2 दिन रुकते हैं। अब 1 या 2 दिन रुकेंगे तो लोग उनसे ज्यादा डुप्लीकेट नहीं होंगे, लेकिन वहां पे हमारे लीडर है हरेंद्र सिंह मोगा साहब, या हमारे लीडर है वहां पे राजीव जी, उनको लोग रोज देखते हैं, तो ज्यादा डुप्लीकेशन वहां पे राजीव जी का होगा, ना कि रणजीत जी का, ना कि जयनारायण जी का। तो आप सभी लोगों का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ड्रेस पहनना, आपका टाई लगाना। अब हम सब लोग रोज बोलते हैं कि ड्रेस पहनो, टाई लगाओ, अब आप नहीं लगाओगे तो आपके टीम पे कोई असर नहीं होगा। हम लोग रोज बोलते हैं कि आप जब भी आरसीएम करने निकलो तो बैग में निकलो और बैग में टूल्स और प्रोडक्ट डाल के निकलो। अगर आपके पास बैग नहीं है तो लोग हमारी बात का कोई मानेंगे नहीं, ना ही हमारी बात सुनेंगे। सुनेंगे तो इस कान से सुनेंगे, इस कान से निकाल देंगे। तो अगर जैसे आज लीडरशिप एंड अबो की मीटिंग है यहाँ पे, और अगर आप नहीं आए हो, आप इस टाइम कहीं मीटिंग कर रहे हो, मान लो आपकी कोई होम मीटिंग लगी हुई है, आप वहां पे होम मीटिंग कर रहे हो, तो यही डुप्लीकेट होगा कि अपलाइन की जब मीटिंग हो तो नहीं जाओ। करना क्या चाहिए, चाहे आपकी कितनी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग लगी हुई है, मान लो वो मीटिंग आपकी 4 दिन पहले से डिसाइड है, फिर भी आप उस होम मीटिंग में जाओ और उनसे माफी मांगो कि सर मेरी अपलाइन का अचानक मीटिंग आ गई, सर मुझे पहले वो सुननी पड़ेगी। तो आप लोग सर आपस में बातचीत करिए और मैं ये मीटिंग सुन रहा हूं, आप अपने कान में तार लगाइए और सुनना शुरू कर दीजिए। वो ज्यादा डुप्लीकेट है, उसका ज्यादा रिजल्ट आएगा, उसका ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। एक आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मैसेज जाएगा कि अपलाइन को सुनने से आरसीए में कामयाबी आती है, अपलाइन की गाइडलाइन में काम करने से आरसीए में कामयाबी आती है। बल्कि आप वो मीटिंग कर रहे हो ना, गलत डुप्लीकेट कर रहे हो, कल को लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, माफी चाहूंगा। तो मैं बताने का मतलब इतना ही था कि लोग अपना डुप्लीकेट करेंगे। तो आपकी ड्रेसिंग सेंस कैसी है, आप कितना डेली एक्शन करते हो, किस टाइम आप घर से निकल रहे हो, किस टाइम घर पे घुस रहे हो, डेली प्लान कितना दिखा रहे हो, डेली होम मीटिंग कितना कर रहे हो, आपका डायमंड क्लब या डबल डायमंड या स्टार डायमंड की क्या पोजीशन है, आपने कितनी ज्वाइनिंग का टारगेट लिया, आप जब घर से निकलते हो तो बैग साथ में है या नहीं है, आपके बैग में टूल्स और प्रोडक्ट है या नहीं है। ये डायरेक्ट आपकी टीम आपका डुप्लीकेट करती है, और ये डुप्लीकेट करने का बिजनेस है, अपलाइन से सीखने का बिजनेस है। इसलिए इस टीम का आईना हो आप, इस टीम के मजबूत पिलर हो आप, इस टीम को डुप्लीकेट करने वाले लीडर हो आप, इस टीम की हार और जीत आप पे डिपेंड करती है। इसलिए आपका पार्ट बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये सारी मीटिंग अभी आपके लिए स्पेशल रखी गई। तो क्या क्या चीजों का ख्याल रखना है, आपका टीम आपकी डुप्लीकेट करेगी, ना कि अन्य अपलाइन का। यस, अब छोटे छोटे टॉपिक, थोड़ा सा रोज मीटिंग में आना, जैसे छोटे छोटे टॉपिक जैसे जूम मीटिंग। अब जूम मीटिंग में आप नहीं आओगे तो क्या लगता है आपकी टीम आएगी? आपकी टीम आएगी, एक बार सर्च करेगी और उसके बाद वो आउट हो जाएगी। हाँ, कोई यूनिक लीडर आपकी टीम में आ गया, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर आपकी टीम में आ गया, जैसे मैं देखता हूं, माफी चाहूंगा, सेठू सिंह रावत ने शायद कोई मीटिंग नहीं छोड़ी। मैं जब भी ये सर्च करके देखता हूं वो बंदा हमेशा मौजूद रहता है, लीडरशिप से पहले भी, ज्वाइन होते ही। तो ऐसे यूनिक बंदे तो कम आते हैं ना, कई बार उनकी अप्लाई नहीं होती है लेकिन वो रहता है। तो ऐसे यूनिक बंदे तो कम आएंगे, हजारों में एक आध आएंगे, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं, हजारों में से एक आध आएंगे। यस, लेकिन आम आदमी तो खूब आएंगे ना, 100 में से 99 तो आम आदमी है, वो आपको देख के ही आएंगे। तो अगर आप रोज जूम मीटिंग में नहीं रहते हो तो आपकी संख्या नहीं बढ़ेगी। आप अगर ड्रेस में नहीं निकलते हो तो आपकी टीम में ड्रेस में लोग नहीं निकलेंगे। आप अगर डेली एक्शन नहीं करोगे तो आपके टीम में भी लोग डेली एक्शन नहीं करेंगे। आप अगर लिखित में अपना ग्रुप में टारगेट नहीं डालोगे तो आपकी टीम नहीं डालेगी। आप अगर डेली प्लान, डेली होम मीटिंग, डेली फोन कॉल नहीं करोगे तो लोग नहीं करेंगे। आप अपलाइन की मीटिंग में नहीं आओगे तो लोग नहीं करेंगे।
आप अपनी टीम को कैसा बनाना चाहते हो वैसा आप बन जाओ। जो गलतियां हो गई वो मुर्दा है, आज से वैसा आप बन जाओ। यस, तो क्या क्या चीजें, थोड़ा 2-4 टॉपिक विशेष में बताऊं। आरसीएम में बेसिक तौर से जब भी मीटिंग करते हैं मैं तो 5 टॉपिक बताता हूं। पहला यूज करना, दूसरा सीखना, तीसरा जोड़ना, चौथा बेचना, पांचवा टारगेट लेके काम करना। इसमें से सीखना हमेशा चलता रहेगा जिंदगी भर, आज भी सीख रहे हो कल भी सीखोगे। लेकिन मुख्य 2 टॉपिक है और वो दोनों टॉपिक है बेचना और जोड़ना। क्या टॉपिक है साहब? बेचना और जोड़ना। अब बताओ ये दोनों काम अपने को सीखना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? क्या आप ये सोचते हो कि आरसीए में आपका बड़ा लेवल आ जाएगा और ये दोनों काम आप नहीं करो? तीसरा काम ही क्या है आरसीए में, बताओ ना। काम ही 2 है, बेचना और जोड़ना। और ये बड़ी मतलब लानत की बात होती है, सोचने की बात होती है कि सारी अपलाइनें आपकी पिन निकालने के लिए मत्थापच्ची कर रही है, दिन रात एक कर रही है, पसीना निकाल रही है, हजारों किलोमीटर की यात्रा कर रही है, लेकिन आपका टारगेट के महीने में स्टार डायमंड नहीं होता। जैसे पीछे मार्च टारगेट का महीना था, बिजनेस वॉल्यूम का महीना था, और आप में से कई लोगों का स्टार डायमंड नहीं था। तो क्या आपको इस पर नहीं सोचना चाहिए कि बाकी लोगों का है, मेरे डाउन में कई लोगों का है, मेरी अपलाइन में है, मेरी हेल्पलाइन में स्टार डायमंड है, लेकिन मेरा नहीं है? क्या ये आपको नहीं सोचना चाहिए? जैसे अभी अप्रैल का टारगेट है, कॉमन टारगेट है 20 ज्वाइनिंग का, आप ही के बराबर के लेवल के लीडर। जैसे मैंने एक दिन आकाश प्रजापति को सुना था, छोटी सी उम्र का लड़का है, और वो टारगेट क्या ले रहा था? 40 ज्वाइनिंग। अगले दिन मैंने महेश पवार को सुना, क्या टारगेट ले रहा था? 40 ज्वाइनिंग। यानी आपके बराबर का लीडर, जिसकी ग्रुप की साइज आपके बराबर है, पिन में आपके बराबर है, इनकम आपके बराबर है, टैलेंट नॉलेज भी लगभग आपके बराबर है, मीटिंगें बराबर अटेंड करता है, वो 40 का टारगेट ले रहा है और आपका 20 का भी नहीं ले रहे हो, तो आपकी टीम कैसा डुप्लीकेट करेगी? तो मैं यहां पे कॉमन चीज बताना चाह रहा हूं, 2 चीजें हमें सीखनी ही पड़ेगी। कब तक इनसे भागोगे? जब तक आप इनसे भागोगे आपके ग्रुप की साइज नहीं बढ़ेगी, आपकी आगे की पिन नहीं आएगी, कहीं ना कहीं आप अपलाइन डाउनलाइन के लिए बाधा का काम कर रहे हो, स्पीड ब्रेकर का काम कर रहे हो। 2 चीज हमें सीखनी पड़ेगी और वो है बेचना और जोड़ना। मैं रात से इस मीटिंग पे कुछ टॉपिक लिख रहा था, रात में 12:30-1 बजे तक ये कॉपी पे पेज काले कर रहा था, और मैं तो इस मंथन पे पहुंचा हूं कि अगर हमारा लीडरशिप और रॉयल्टी अचीवर, जैसे अभी अप्रैल और मई ज्वाइनिंग का टारगेट है, अप्रैल और मई में 20 ज्वाइनिंग से कम का टारगेट लेता है, क्योंकि ये वो स्टेज है जो काम करने की स्टेज है। जैसे टेक्निकल पे जाते हो ना, थोड़ी जिम्मेदारियां अलग प्रकार की हो जाती है, बढ़ जाती है। एमराल्ड लेवल पे आते हो तो थोड़ी जिम्मेदारियां, और भाई इसमें क्या है, हर पायदान पे आपका रोल और आपकी जिम्मेदारियां बदलती रहती है। जैसे आज मेरे लेवल पे अगर आप मानो, मैं करा सकता हूं 20 ज्वाइनिंग, 40 ज्वाइनिंग, 50 ज्वाइनिंग, 100 ज्वाइनिंग, लेकिन मेरे लेवल पे ज्वाइनिंग कराने में मुझे ज्यादा फायदा नहीं, क्योंकि मैं मान लो 1 घंटे में 1 ज्वाइनिंग निकालूंगा, लेकिन 1 घंटे में मैं कुछ कॉपी पे लिख के या मीटिंग करके 50 ज्वाइनिंग निकालने का काम कर सकता हूं। तो मेरे लेवल पे ज्वाइनिंग कम हो गई। यस, तो ये अलग अलग लेवल पे अलग अलग जिम्मेदारियां, अलग अलग वर्किंग, अलग अलग एक्शन, सारी चीजें रहती है। ये जो लीडरशिप और रॉयल्टी लेवल है ना, ये आरसीएम में सबसे ज्यादा वर्क करने वाला लेवल यही है। क्यों? इस लेवल पे आते ही इंसान की इनकम 10-15 हजार से लेके 40-50 हजार तक पहुंच जाती है, और ये एक आम आदमी के लिए ठीक ठाक इनकम लेवल हो जाता है। प्लस हर जगह लीडरशिप रॉयल्टी अचीवर को स्टेज पे बुलाया जाता है, हर जगह उसको मालाएं मिलती है, उसको स्टेज मिलता है, उसको आगे की सीटों पे बैठने का मौका मिलता है, उसको जिम्मेदारी निभाने का मौका मिलता है। कई लोग भी उसके आके थोड़ा पांव पूछ लेते हैं, गुरुजी बोल देते हैं, तो उसको सम्मान भी मिलता है, प्लस घर का माहौल भी पॉजिटिव हो जाता है। तो मैं ये समझता हूं सबसे ज्यादा वर्क करने वाला जो लेवल है ना आरसी में, वो ये रॉयल्टी, लीडरशिप और रॉयल्टी अचीवर है। अगर इस लेवल पे मैं देखूं तो अगर आपकी, जैसे भी अप्रैल ज्वाइनिंग का महीना है, और अगर आप लोगों में से किसी का भी 20 ज्वाइनिंग से कम आती है,
तो कहीं ना कहीं आप अपनी जिम्मेदारी पूरी बढ़िया तरीके से नहीं निभा पा रहे हो। अगर आप लीडरशिप रॉयल्टी अचीवर हो और ज्वाइनिंग के टारगेट के महीने में आपकी 20 ज्वाइनिंग से कम का टारगेट लेते हो, हाँ पर्ल स्टार पर्ल लेना चाहिए 20 का, लेकिन अगर 10-15 पे भी रुक जाए तो ज्यादा बुरी बात नहीं है, लेकिन लेना चाहिए। मैं तो पर्ल को तो 20 ही सजेस्ट करूंगा। स्टार पर्ल पे हो सकता है थोड़ा 10 पे आ जाओ, या एमराल्ड पे हो सकता है 5-10 पे आ जाओ, लेकिन हर हाल में लीडरशिप रॉयल्टी बल्कि पर्ल को भी उसी में शामिल कर लो। तो 20 ज्वाइनिंग से कम का तो टारगेट होना ही नहीं चाहिए। कब? जब ज्वाइनिंग का महीना हो, जैसे अप्रैल मई ज्वाइनिंग का महीना है, और अगर आप में से किसी ने भी 20 ज्वाइनिंग से कम का टारगेट लिया है, तो कहीं ना कहीं आप अपना, अपनी टीम का और अपनी अपलाइन का, अपने भविष्य का, अपने परिवार का, अपनी लेवल का, अपने आगे के आने वाले वक्त का कहीं ना कहीं आप कत्ल कर रहे हो साहब। यस, जैसे भी ज्वाइनिंग का महीना है तो मिनिमम आपको डायमंड या डबल डायमंड करना चाहिए, प्लस मिनिमम 20 ज्वाइनिंग का टारगेट आपको लेना चाहिए। सबसे पहले लिख के ग्रुप में डालने वाले इंसान आप ही होने चाहिए। लीडरशिप रॉयल्टी है, सबसे पहले जैसे 1 तारीख को टारगेट डिक्लेयर हुआ, सबसे पहले लिखित में डालने वाले इंसान आप ही होने चाहिए, क्योंकि ये वो लेवल है जिस पे कितनी भी वर्किंग की जा सकती है, कैसा भी एक्शन किया जा सकता है, कितनी भी फील्डिंग की जा सकती है, कितना भी ग्राउंड वर्क किया जा सकता है, कोई भी अचीवमेंट किया जा सकता है। लीडरशिप रॉयल्टी ऐसा लेवल है। यस, तो अगर आपका ज्वाइनिंग के महीने में जैसे अप्रैल मई है, डायमंड या डबल डायमंड से कम होता है, तो ये बहुत गलत है, इससे तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारे कई लीडरशिप रॉयल्टी अचीवर रेगुलर डायमंड क्लब मेंटेन नहीं कर रहे। ये बड़ी लानत की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है, बड़ी सोचने की बात है, बड़ी दुख की बात है कि हमारे लीडरशिप और रॉयल्टी अचीवर भी लगातार डायमंड क्लब मेंटेन नहीं करते। इससे बुरी कुछ नहीं हो सकती। ये तो मेरे लेवल पे तो हत्या करने वाली सी घटना हो जाती है, मान लो जाए लीडरशिप और रॉयल्टी डायमंड क्लब मेंटेन नहीं करते। तो जब ज्वाइनिंग का महीना है तो मिनिमम आपको डायमंड या डबल डायमंड करना चाहिए, और मिनिमम 20 ज्वाइनिंग का टारगेट होना ही चाहिए। अब जैसे जून महीना आएगा बिजनेस व्यू का, अब जून में अगर आप में से कोई भी साथी स्टार डायमंड क्लब नहीं करता है और 1 तारीख को नहीं करता है, तो इससे कुछ बुरी घटना हो ही नहीं सकती, इससे कुछ बुरा रिजल्ट हो ही नहीं सकता कि लीडरशिप अचीवर, रॉयल्टी अचीवर, जो हमारा टेक्निकल के कगार पे खड़ा है, हम जिसकी एमराल्ड की प्लानिंग कर रहे हैं, हम उसके लिए रोज अपलाइन मत्थापच्ची कर रहे हैं कि इस आदमी को अगले 3 महीने में, अगले 6 महीने में एमराल्ड लेवल पे लाना है, और वो आदमी खुद मार्च या जून में स्टार एमराल्ड नहीं कर रहा, स्टार डायमंड नहीं कर रहा। इससे बड़ी और दुख की घटना क्या हो सकती है, और 1 तारीख को नहीं कर रहा। तो दोस्त, दोबारा मेरे शब्दों पे ध्यान देना, अभी टारगेट का महीना है ज्वाइनिंग का, अप्रैल और मई। मिनिमम लिख लो आप, मिनिमम आपका 20 ज्वाइनिंग का टारगेट होना ही चाहिए। फिर आगे ज्वाइनिंग का महीना आएगा, मिनिमम 20 ज्वाइनिंग का टारगेट होना ही चाहिए, लेकिन डायमंड या डबल डायमंड होना ही चाहिए, वो नहीं टूटना चाहिए। करो स्टार डायमंड, करो क्राउन डायमंड, लेकिन डायमंड से नीचे आ रहे हो, डायमंड क्लब आप तोड़ रहे हो या डबल डायमंड क्लब आप तोड़ रहे हो, इससे बड़ा बुरा कुछ हो ही नहीं सकता दोस्त। कल को टीसी छाबड़ा सर तो आपको कैबिन में नहीं घुसने देंगे। यस, ओके। अब जब आएगा जून बिजनेस वॉल्यूम का महीना, उसमें क्या करना चाहिए भाई? अभी ज्वाइनिंग का महीना है तो मिनिमम 20 ज्वाइनिंग और मिनिमम डायमंड या डबल डायमंड, लेकिन जून आएगा बिजनेस वॉल्यूम का महीना, तब आपको क्या करना है? 1 तारीख को स्टार डायमंड, 1 तारीख को स्टार डायमंड। डिस्प्ले वाल आपके पास है, चाहो तो आप अभी से तैयारियां कर सकते हो। 1 तारीख को स्टार डायमंड, 1 तारीख को स्टार डायमंड, साथ में आपको क्राउन डायमंड या 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख के लिए प्रयास करना, लेकिन 1 तारीख को स्टार डायमंड। ओके, और उसमें ज्वाइनिंग कितनी? जैसे जून बिजनेस वॉल्यूम का महीना है, अपने को पूरी ताकत स्टार डायमंड पे लगानी है, पूरी ताकत बिजनेस वॉल्यूम पे लगानी है, लेकिन ज्वाइनिंग को भूलना नहीं है। अगर जून में भी आपकी लीडरशिप रॉयल्टी अचीवरों की 10 से कम ज्वाइनिंग आती है, तो यह फिर सोचने का विषय है। जैसे अभी आपको क्या करना चाहिए? 20 ज्वाइनिंग डायमंड, डबल डायमंड, लेकिन जून में क्या करना चाहिए?
मिनिमम स्टार डायमंड और कम से कम 10 ज्वाइनिंग, यानी 10 ज्वाइनिंग से कम तो किसी भी महीने आपका होना ही नहीं चाहिए। भाई नेटवर्क नहीं बढ़ेगा तो कैसे आएगा टेक्निकल। आज मैं स्टार रूबी लेवल पे हूं, क्यों हूं? क्योंकि मेरी टीम में 5 लाख लोग हैं। आज महावीर सर का सफायर लेवल आया, क्यों आया? क्योंकि उनकी टीम में 20 लाख ज्वाइनिंग है। अब मुझे नहीं पता कितनी डेड है कितनी जिंदा है, लेकिन नंबर ऑफ ज्वाइनिंग 20 लाख। यस, तो हमें भी तो नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा। अब अगर जून बिजनेस वॉल्यूम का महीना आएगा, लेकिन क्या ज्वाइनिंग को भूल जाएंगे? मिनिमम आपकी 10 ज्वाइनिंग तो आनी ही चाहिए। अगर 10 ज्वाइनिंग से कम किसी भी महीने आपकी रहती है तो आपको अपने आप को एकांत में बैठ के जरूर सोचना चाहिए कि क्या मैं मेरा पार्ट सही कर रहा हूं, क्या मुझे जो करना चाहिए मैं कर रहा हूं, क्या मैं अपलाइन डाउनलाइन परिवार हेल्पलाइन पे बोझ हूं या अपना सहयोग हूं। तो मेरे 2 टॉपिक क्लियर हुए। हमें 2 चीजें सीखना पड़ेगा दोस्त, बेचना और जोड़ना। अगर ये 2 चीजें आप नहीं सीखोगे तो आप हमेशा कहीं ना कहीं अपनी कामयाबी में खुद ही बाधा बनोगे। हमें और अगली गलती बताओ, कुछ चीजें सीखना ही पड़ेगा, मजबूरी है। अगर आपको प्लान दिखाना नहीं आता, हमारे कई लीडरशिप रॉयल्टी अचीवर है जिनको प्लान दिखाना नहीं आता, कब सीखोगे भाई? कई हमारे लीडरशिप रॉयल्टी अचीवर है जिनको स्टेज पे बोलना नहीं आता। माफी चाहूंगा, 195 लीडरशिप रॉयल्टी अचीवरों का इस मिशन टेक्निकल लीडरशिप रॉयल्टी में रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और मैं दावे से बोल सकता हूं, इन 195 में से अगर 100 लोगों को माइक दे दिया जाए स्टेज पे, सामने 100-200 लोग हो, तो 100 लोगों के पैर कांपेंगे। कब सीखोगे आप बोलना भाई? क्यों? जब डेली एक्शन में बताया गया है कि डेली कम से कम 1 या 2 होम मीटिंग करो, होम मीटिंग में आप बोलना सीखोगे। अरे आपकी लीडरशिप आ गई, रॉयल्टी आ गई, टेक्निकल के कगार पे खड़े हो, अभी भी आप अच्छे वक्ता नहीं हो, तो दोस्त कैसे आप आगे की कामयाबी आएगी? माफी चाहूंगा, कल महावीर सांड सर का सेलिब्रेशन था, बीसी छाबड़ा सर कर रहे थे, सारे कोर टीम को बुलाया गया था। जयनारायण जी को क्यों माइक मिला शुरू में? क्योंकि जयनारायण जी एक अच्छे वक्ता है। ये सब जानते थे कि जयनारायण जी एक ऐसा लीडर है जो 5-7 मिनट में माहौल बना सकता है। वत्स साहब ने भी तारीफ करी, अत्री जी ने भी करी। इसलिए क्यों? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस ज्यादा करी है, मैं किस्सा ज्यादा हूं। भाई किसी भी चीज से आपको डर लगता है। जैसे हमारे कई तो 8% रॉयल्टी अचीवर है जिनको स्टेज पे डर लगता है, स्टेज पे कांपते हैं, स्टेज पे जो चीजें रट के जाते हैं वो भूल जाते हैं, बोलने कुछ जाते हैं, बोल कुछ जाते हैं। बोलने के लिए भेजा जाता है 2 मिनट के लिए, लेकिन 10 मिनट बोल जाते हैं। बोलने के लिए भेजा जाता है 10 मिनट के लिए, 1 मिनट में नीचे उतर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बोलने की प्रैक्टिस कम है। और वो प्रैक्टिस कहां होगी? वो होम मीटिंग में होगी। इसका मतलब आप डेली होम मीटिंग नहीं कर रहे हो। भाई जिस चीज से आपको डर लगता है आप उससे टकरा जाओ, डर खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो कुछ चीजें अपने को सीखनी पड़ेगी। क्या क्या? प्लान दिखाना सीखना पड़ेगा, होम मीटिंग लेना सीखनी पड़ेगी, स्टेज पे बोलना सीखना पड़ेगा, लोगों को कन्विंस करना सीखना पड़ेगा, यस, लोगों को मोटिवेट करना सीखना पड़ेगा, लोगों को टारगेट देना सीखना पड़ेगा, लोगों का टारगेट पूरा करना सीखना पड़ेगा। ये चीजें अपने को सीखनी पड़ेगी सारी। आपकी टीम में किसी ने टारगेट ले लिया और उसके लिए आप प्रॉपर हेल्प नहीं दे रहे हो, तो कैसे वो पूरा करेगा सर? आरसीएम में अपलाइन के पास देने के लिए 2 ही चीज है। क्या है? पहली चीज है नॉलेज और दूसरी चीज है टाइम। आरसीएम में अपलाइन के पास देने के लिए 2 ही चीज है। पहली चीज है नॉलेज और दूसरी चीज है टाइम। ये 2 चीजें आप दो, उसके अलावा आप दो या नहीं दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उनके नीचे ज्वाइनिंग दो, लाइन दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप टाइम नहीं देते हो और नॉलेज नहीं देते हो तो ये आपका इमोशनल अत्याचार है। आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। आपको पास देने के लिए 2 ही चीज है, वो है टाइम और नॉलेज। अगर आप प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे हो, मैं एकदम दावे से बोल सकता हूं, आपके सामने बैठा जयनारायण पिछले 18 सालों में आज तक मैंने किसी को भी टाइम के लिए मना नहीं किया जो मेरे लेवल की मीटिंग थी। हाँ, मेरे लेवल से 10 गुना नीचे उतार के मेरे से टाइम मांग रहे हो तो मैं नहीं देता हूं, लेकिन मेरे लेवल की मीटिंग मैंने कभी मना नहीं किया, बल्कि मैं तो फ्री रहता हूं, खाली रहता हूं। मैं तो इंतजार करता रहता हूं कि कोई मेरी मीटिंग मांगे, मेरा टाइम मांगे। अपने पास देने के लिए 2 ही चीज है, टाइम और नॉलेज। सभी
लीडरशिप रॉयल्टी अचीवर। एक बात और सुने साहब, जहां से आपकी आईडी लग गई आपकी जिम्मेदारी शुरू हो गई, आपका लीडरशिप आ गया, रॉयल्टी आ गई, और अब भी आप अपलाइन से इंतजार कर रहे हो कि मेरी लाइन चला दे, ये चला दे, वो चला दे। ये सब गलत है। मैं एक चीज यहां पे बताना चाहूंगा, यहां पे अभी 195 मैंने ग्रुप बनाया टेक्निकल लीडरशिप रॉयल्टी, उसमें 195 लोग जुड़ चुके हैं। 195 में से एक आंकड़ा बता रहा हूं, 100 लोग ऐसे हैं, 100 लोग ऐसे हैं जिनकी एक लेग में काम हो चुका है, उनको सिर्फ एक ही लेग चलानी पड़ रही है। 195 में से 100 लोग ऐसे हैं जिनके एक लेग में काम हो चुका है और उनको सिर्फ एक ही लेग चलानी पड़ रही है। 95 लोग ऐसे हैं जिनको दोनों लेग चलानी पड़ रही है। और मैं एक आंकड़ा बताऊं, जिन 100 लोगों की एक लाइन चल चुकी है ना, उनमें से मात्र 10 लोग ही ऐसे हैं जो अपनी सेकंड लेग ठीक तरीके से चला पा रहे हैं। 90 लोग चला ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि उनमें वो लीडरशिप नहीं आया, वो टैलेंट नहीं आया। लेग तो चल गई है, लेग तो एक खैरात में गिफ्ट में मिल गई, लेकिन उनमें टैलेंट नहीं आया। और मैं माफी चाहूंगा, उनमें से 10-20% में तो टैलेंट आएगा भी नहीं। दोस्त, अगर आरसी में कामयाब होना है तो लेग चलना जरूरी नहीं है, सीखना जरूरी है। अगर आप सीख गए तो लेग तो 2 भी चलाओगे, 4 भी चलाओगे। आज वत्स साहब की 7 लेगे चल रही है साहब, वत्स साहब की 2 आईडियों की 7 लेगे हैं। एक आईडी डायमंड पे है, एक स्टार सफायर पे है, क्योंकि लेग चलाना आ गया। सीखना चलाना जरूरी है, सीखना जरूरी है। तो आप लेग की डिमांड नहीं करें। अगर आप लीडरशिप रॉयल्टी अचीवर हो, अपनी दोनों लाइनें पकड़े और अपनी टीम को भरपूर नॉलेज और टाइम दीजिए। वो तब दोगे जब ये नॉलेज और टाइम आपके पास होगा और आप सारी चीजें सीखोगे। इसलिए आपका स्टेज पे बोलना सीखना जरूरी है। और स्टेज पे बोलना नहीं आता तो लगातार होम मीटिंग करें, होम मीटिंग की संख्या बढ़ाएं, एक अच्छा वक्ता बने। आप टारगेट लें कि अगले 3 महीने में मैं सबसे अच्छा वक्ता बन के दिखाऊंगा। मैं कई टीमों में मीटिंग करने जाता हूं, वहां पे वक्ता भी नहीं होता है, 1 या 2 वक्ता फिक्स, बस वही हमेशा वही प्लान दिखाते हैं, वही प्लान दिखाते हैं, वही स्टेज पे होते हैं। बल्कि उनकी टीम में रॉयल्टियां 20-30 आ गई। क्यों? क्योंकि माफी चाहूंगा, बढ़िया लीडर तैयार नहीं हुए। मेरे शब्दों में नीचे डल्लू लीडर तैयार हो गए। डल्लू लीडर क्यों हो गए? क्योंकि अपलाइनों की बदौलत उनकी पिने आ गई, खुद की बदौलत नहीं आई। तो दोस्त, ये चीजें हमें सीखना पड़ेगा। प्लान दिखाना, होम मीटिंग लेना, स्टेज पे बोलना, अपनी दोनों लाइनों की जिम्मेदारी लेना। यस, ओके। आगे कुछ चीजें, एक बार ताली बजा दो। एक थोड़ा सा सोचने का विषय है कि अपनी टीम में, इस टीम में अभी तक लीडरशिप रॉयल्टी अचीवर इस ग्रुप में जो जुड़ चुके हैं वो 195 है। 195 लीडरशिप और रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर है। लेकिन जब जूम मीटिंग करते हैं तो संख्या रहती है वहां पे 300-400। इसका मतलब क्या है? हमारा एक लीडरशिप रॉयल्टी अचीवर एक आदमी को ला पा रहा है सिर्फ। क्या ये सही है? मान लो आप लीडरशिप हो, मान लो आप रॉयल्टी हो, आपको डेली चेक करना चाहिए कि आज जूम मीटिंग में मेरे कितने लोग आए। और डेली कम से कम आपको इस कोरोना काल में तो 30 मिनट का टाइम इस बात पे लगाना चाहिए कि आज जूम मीटिंग में मेरे कितने लोग बैठेंगे। डेली इस कोरोना काल में तो 30 मिनट आपको इस बात पे रोज लगाना चाहिए कि आज जूम मीटिंग में मेरे कितने लोग बैठेंगे, आज कितने बैठे, आज कौन नहीं आया और क्यों नहीं आया। दोस्त, जूम की संख्या बढ़ाइए, ये सोचने का विषय है। हमारी टीम में पिने बढ़ी, मेरा भी स्टार रूबी आया, आप में से कई लोगों की पिने बढ़ी, हजारों लोगों की पिने बदली, लेकिन जूम पे संख्या नहीं बढ़ी। ये सोचने का विषय है। डेली आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए कि जूम पे आपका कौन लीडर आया, कौन नहीं आया। कम से कम इस कोरोना काल में 30 मिनट का टाइम हमें जूम पे संख्या बढ़ाने पे रोज लगाना चाहिए। यस, एक सूचना और, अभी हम एक ग्रुप बनाएंगे, उसका थोड़ा सा हमें टेक्निकल अचीवरों से राय लेनी पड़ेगी कि हम एक ग्रुप बनाएंगे व्हाट्सएप पे, उसमें ओपनर एंड अबो को शामिल करना है। लेकिन जिस प्रकार लीडरशिप रॉयल्टी की संख्या 195 में आई, ग्रुप शायद 256 लोगों का बन सकता है। रणजीत सर, सही है क्या? 256। कितना? 256। तो सभी में तो, एक ग्रुप में तो सभी लोग नहीं आएंगे, कैसे करेंगे?
सर ओपनर एंड अबव का एक ग्रुप बनाना चाहते हैं, लेकिन 256 लोग एक ग्रुप में तो नहीं आएंगे, तो फिर मेरे एमरल्ड लेवल पे बनाया जा सकता है सर। हेलो सर, नेटवर्क कट गया क्या? आवाज नहीं आ रहा है गुरुदेव, आपका आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है गुरुदेव। साथियों आवाज गुरुदेव का लगता है नेटवर्क वीक होने वजह से। हेलो गुरुदेव। जय सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रहा है गुरुदेव आपका। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम साथियों को। गुरुदेव का नेटवर्क इश्यू होगा, और जैसा कि सर बता रहे थे, जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे सर देने का प्रयास कर रहे थे, आप तमाम लोग इस बात को महसूस करिए, महफूज करिए कि एक एक कीमती पॉइंट सर ने बताया है, बहुत ही जबरदस्त। मार्च से बड़ा है, और ये कब होगा? जब हम करेंगे। सर आ चुके हैं सर, बहुत बहुत वेलकम सर, वेलकम गुरुदेव। हेलो रणजीत सर, यस सर, कहां सर आ तक गया सुना था मेरे को ये कहां सर तक आपने सुना था? कहा, आपने सर ग्रुप ओपनर बनाना ओपनर चाहिए। ओपनर का ग्रुप का किस लेवल पे बनाए सर? ओके ओके ओके, तो ओपनर एंड अबव का थोड़ा सा ये मिशन टेक्निकल बड़ा अपने को इस पे करना है, इसलिए जितने भी ओपनर एंड अबव साथी है, मैं जय नारायण उन तक डायरेक्ट संबंध बनाना चाहते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यही वो साथी है जो अपना दिसंबर तक हर हाल में टेक्निकल पे जाना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में एक ग्रुप में तो नहीं हो पाएगा, इसके लिए अपने को लीडर वाइज 3-4 ग्रुप बनाने पड़ेंगे। रणजीत सिंह सही बोल रहा हूं क्या मैं? एमराल्ड लेवल पे बना दीजिए, एमराल्ड लेवल पे। जितने भी एमराल्ड है उनका अलग अलग ग्रुप बना दिया जाए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो लीडर वाइज 2-2, 3-3 लीडरों को इकट्ठा करके और ओपनर एंड अबव का ग्रुप बनाएंगे। उन तक मैं डायरेक्ट पहुंचना चाहता हूं, फोन से, मीटिंग से, मैसेज से, या जैसे भी हो सके। तो अपने अभी इस मीटिंग के बाद आपकी अपलाइन एक ग्रुप बनाएगी, मैं बात कर लूंगा टेक्निकल एचसीओ से, जिस प्रकार 3 या 4 या 5 ग्रुप बनाएंगे, 2-2, 3-3 लोग मिलके, उसमें सभी रॉयल्टी एचसीओ को होस्ट बनाया जाएगा। जैसे मान लो बिहार से रणजीत सर ग्रुप बनाएंगे, उसमें तमाम रॉयल्टी एचसीओ को वो को होस्ट बनाएंगे, एडमिन बनाएंगे, तुरंत रॉयल्टी एचसीओ को एडमिन बनाएंगे, और आपको आज ही उसमें अपने ओपनर एंड अबव को साथी को शामिल करना है। ओपनर से नीचे का कोई भी नहीं होना चाहिए, चाहे आपका कितना भी निजी हो, ताकि एक लेवल तक मीटिंग पहुंच सके। गड़बड़ क्या होता है, जब भी हमें ओपनर एंड अबव की मीटिंग करनी होती है तो हमें वो मैसेज कॉमन ग्रुपों में डालना पड़ता है, और कॉमन ग्रुपों में जब मैसेज डालते हैं तो वहां पे बहुत से ओपनर से नीचे लेवल के लोग आ जाते हैं, तो हमें जो बात करनी होती है वो नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मान लो रणजीत सारण जी ग्रुप बनाएंगे, उसमें अपने वो रॉयल्टी और टेक्निकल एचसीओ को एडमिन बनाएंगे, और आपको आज ही उसमें अपने ओपनर एंड अबव को साथियों को शामिल करना है, और उनकी कल या परसों में ओपनर एंड अबव की एक मीटिंग अपने करना चाहते हैं। तो एक एक ग्रुप मेरे ख्याल में रणजीत सारण जी बना लेंगे, उधर से सत्यनारायण जी बना लेंगे तो काम चल जाएगा, और मेरे ख्याल में मनोज सर, रणजीत सर, अखिलेश सर ऐसे मिलके बना लेंगे, यादव सर, इस प्रकार मतलब 5-6 ग्रुप बन जाएंगे तो काम चल जाएगा। या सभी एमराल्ड एंड अबव का अलग अलग बनाएंगे? रणजीत सर बताइए। एमराल्ड एंड अबव अलग अलग बना दीजिए सर। एक एमराल्ड का अगर 256 ओपनर पे काम नहीं हुआ तो फिर कैसे आगे बढ़ेगा काम? अच्छा अच्छा, ओके ओके, तो मतलब राजेंद्र यादव सर एमराल्ड हुए तो उनकी टीम का अलग बन जाएगा ओपनर एंड अबव का, और उनकी मान लो सत्यनारायण जी की दूसरी साइड में एमराल्ड नहीं है तो वो सत्यनारायण जी के ग्रुप में शामिल हो जाएंगे, ऐसा क्या? जी बिल्कुल, जैसे उपेंद्र प्रजापति मनोज जी के ग्रुप में शामिल है ही ऑलरेडी, जूम पे वहां हो जाएंगे। हाँ ओके ओके, या घनश्याम जी के लेवल पे एक अलग ग्रुप हो, वो जैसा भी होगा वो हाँ। मैं सीनियर टेक्निकल एचसीओ से इस मीटिंग के जस्ट बाद बात कर लूंगा। आज ही एक ग्रुप बनेगा, उसमें रॉयल्टी एचसीओ को एडमिन बनाया जाएगा, और आपको आज ही अपने ओपनर एंड अबव साथियों को शामिल करना है उसमें। ओपनर से नीचे का कोई भी साथी उसमें नहीं होना चाहिए, और अगर आज ये ग्रुप बन जाता है तो कल अपने ओपनर एंड अबव के साथ मीटिंग करेंगे।
थोड़ा सा दोबारा मैं टॉपिक रिपीट करूं, आज किन किन टॉपिकों पर चर्चा हुई, हो सकता है थोड़ी मीटिंग लंबी हो रही हो। सबसे पहले हमने बात करी कि आपको कोरोना का ख्याल रखना है। ओके, दूसरी हमने बात करी कि हमें अपनी